हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और आज मेरे साथ है ऑपरेशन सफ़ेद सागर की पूरी टीम। मेरे साथ है क्रिएटर्स अभिजीत, कुशल और संजय और एक्टर्स जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ। सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे याद है अभी तक ट्रेलर लॉन्च में जब हम वेट कर रहे थे, जब स्टार्ट हो रहा था उससे पहले काफ़ी डिस्कशंस हुए थे और उसके बाद देयर वाज एन आफ्टर इफेक्ट। उसके बाद हम लोग आपस में भी बात कर रहे थे कि ये सारी जो कहानियाँ हैं बहुत सब लोगों को शायद पता भी नहीं है। जब आप लोग शूट कर रहे थे थ्रू एंड थ्रू, क्या कुछ ऐसी कहानियाँ थी जो आपने सुनी और इट मेड अ प्लेस इन योर हार्ट एंड वो अभी तक है, जो आपको लगा कि यार ये तो हर इंडियन को पता होनी चाहिए? पहले तो आई थिंक स्क्रिप्ट पढ़ के ही होता है। पहला इम्पैक्ट हम लोग पे ही होता है उसका, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, हम लोग उसको पढ़ते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये कैसी स्क्रिप्ट है, क्या है। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ऐसी थी जिनके बारे में हमें पता नहीं था। जैसे हम सब समझते हैं कि कारगिल वॉर जो हुई थी वो सिर्फ आर्मी के साथ लड़ी गई थी, बट ये वाला पूरा एंगल जो है सफ़ेद सागर का, वो हम लोगों को नहीं पता है। मगर उससे भी खूबसूरत बात जो है वो ये है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको इसमें पता लगने वाली हैं जो आपके लिए आई ओपनर होंगी। जैसे कि कारगिल वॉर होने से 10 साल पहले की क्या प्लानिंग थी, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे वो चीज़ें जो हैं वो अंजाम लेती हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी लोगों को। आई थिंक वो बहुत एक ऐसा एंगल है जो जो बहुत लोगों की आंखें खोलेगा कि अच्छा ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। जी सर, आपने ट्रेलर लॉन्च में ही बोला था कि आप आर्मी में जाने की कोशिश कर रहे थे बट ड्यू टू सम कट ऑफ आप वो एंट्री नहीं ले पाए। बहुत लोग को शायद वो पता भी नहीं होगा कि आपकी बचपन की जो कंडीशनिंग है वो कैसी रही, क्या फैमिली में माहौल था? जैसे आप बता रहे थे कि हर कोई ज्वाइन करना चाहता था इंडियन आर्मी, आपकी फैमिली मेंबर्स में भी अगर कोई रहे हों या व्हाइल ग्रोइंग अप आपको घर पे जो नहीं, कंडीशनिंग होती है? डेफिनेटली हर फैमिली में से जो है वो कोई ना कोई ज़रूर फौज में होता है। पर हमारे जब हम स्कूल में थे तो माहौल ऐसा था कि स्कूल में 99.9% जो यंगस्टर्स होते थे उस टाइम पे, दे वुड ट्राई टू गो इनटू द आर्म्ड फोर्सेस बिकॉज़ दैट वाज़ द अल्टीमेट थिंग। मगर उसमें से बहुत कम लोग क्वालिफ़ाई करते थे उस चीज़ के लिए। तो हमें दूसरी चीज़ों के हिसाब से हमें ऐसा लगता था कि यार हम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, हमारी परसेंटेज भी अच्छी है, लेकिन कट ऑफ इतना हाई था हमारे टाइम पे कि हम क्वालिफ़ाई भी नहीं कर पाए उसके लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि मतलब जिसको ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो जोश है, जुनून है कि वो फिट हैं और उनको लगता है कि वो इंटेलिजेंट हैं और वो आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं, तो वो ऐसे शोज़ जब आते हैं और वो देखते हैं और एक्साइट होते हैं और वो कहते हैं कि यार ये इसमें जाना है। नहीं तो सब वही हो जाता है कि फ़िल्में देख के सुपरमैन, आई वांट टू बिकम सुपरमैन, आई वांट टू बिकम बैटमैन। अभी कौन बन पाया है आज तक सुपरमैन और बैटमैन यार? मगर ये हैं असली या द रियल हीरोज, असली रियल हीरोज़ जो होते हैं। और ये चीज़ें जब ये कहानियाँ लोगों तक पहुँचती हैं, पहुँचेंगी, लोग यंगस्टर्स एक्साइट होंगे और कहेंगे कि यार मुझे आर्म फोर्सेस जॉइन करनी है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू द प्रोड्यूसर्स अभिजीत, कुशल जी और संजय जी। सबसे आप लोग के पास ये स्क्रिप्ट कब से थी? कितने टाइम तक आप लोग के साथ ये स्क्रिप्ट थी? और जब आप लोग एज प्रोड्यूसर्स इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन हुए, आपके लिए क्या था वो एक नॉन नेगोशिएबल कि थ्रू आउट, थ्रू एंड थ्रू एक चीज़ जिसमें कभी कमी नहीं होगी? क्योंकि वीएफएक्स तो आई कैन सी, तो सुपर ऑसम, इट्स वेरी कमेंडेबल, बट आप लोग के दिमाग में क्या ऐसा एक था कि वी विल मेक श्योर दिस हैपेंस? सो इसका जवाब कुशल से शुरू करेंगे हम, जी फिर अभिजीत, फिर जी एंड ये सीक्वेंस ऐसे ही रहा है बिल्कुल इस कहानी की जर्नी की। बिल्कुल। मैंने 99 से लेकर 2006 तक सर्व किया था इंडियन एयरफोर्स में। तो एक्चुअली 99 में मैंने एंट्रेंस दिया था, उसके बाद मेरा एडमिट कार्ड वो सब आ नहीं रहा था, तो वॉर शुरू हो गया था। तो मैं बहुत ध्यान से देख रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ वो रह गया था। फिर 2006 में मैंने वो छोड़ा, फिर अपना एक जर्नी करने के बाद 2018 में मेरी एक फ़िल्म आई थी वोडका डायरीज़, मैंने डायरेक्ट की थी। उसके बाद से ही मैं
इस कारगिल की कहानी जो हमेशा से मुझे लगता था कि एयरफोर्स को कभी सही ढंग से दिखाया नहीं गया है, वो दिखाना चाहिए। एयरफोर्स बिल्कुल। का जो सोल है वो हमने सिर्फ आर्मी की एक पार्ट के रूप में देखा है अभी तक, तो वो बिल्कुल। आना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत अलग हैं, एयरफोर्स का कल्चर बहुत अलग है। तो उस पे मैंने एक स्टोरी लिखी थी, पहले मैं फ़िल्म की तरह से लिखी थी, फिर बहुत सारा रिसर्च किया, फिर वो पूरी कहानी जो 99 में एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन था, क्योंकि बहुत सारी फ़िल्में आर्मी पे बनी, लेकिन एयरफोर्स का जो पार्टिसिपेशन था, जो बहुत इम्पोर्टेंट था, उसके बिना वॉर जीतना इम्पॉसिबल था। बिल्कुल। उसके ऊपर एक स्टोरी सारे वॉर हीरोज़ से मिलके एक कहानी लिखी थी। फिर मैं अभिजीत से मिला, फिर हम लोगों ने अभिजीत ने मेरा स्क्रिप्ट पढ़ा, फिर उसने ये सजेस्ट किया, एयरफोर्स ने भी सजेस्ट किया कि हमको इसको वेब सीरीज़ के उसमें बनाना चाहिए। तो फिर हमने साथ में वापस रिसर्च करके शुरू से उसको एक फॉर्मेट बनाना शुरू किया। इसके बाद की कहानी है अभिजीत बताएगा। सर, कारगिल वॉर इंडिया का पहला तो टेलीवाइज्ड कहानी भी एपिसोड एपिसोड बता रहे हैं सॉरी, थोड़ा लंबा हो गया। कारगिल वॉर इंडिया का पहला टेलीवाइज्ड वॉर था, तो हम सब ने ही फॉलो किया था और मैंने उस पे काफ़ी किताबें भी पढ़ी थी और मुझे आर्मी की जो स्टोरी थी या जो कारगिल वॉर की स्टोरी थी वो पता थी, बट फ्रैंकली जब कुशल सर ने मेरे को एयरफोर्स के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया तो मुझे पता नहीं था वो। और सबसे पहले तो मुझे उसी ने हुक किया कि अच्छा हमें ये हाँ, एयरफोर्स का क्या इन्वॉल्वमेंट था कारगिल वॉर में वो ही नहीं पता, और वो कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसने मुझे और ड्रॉ किया इसके अंदर वो ये फैक्ट था कि सर ने सर्व किया एयरफोर्स में एंड सर के पास छोटी-छोटी इतनी सारी कहानियाँ थी उस दुनिया की कि शुरू के कुछ दिनों में विदाउट इवन नोइंग कि हम ये शो बनाएँगे, मैं बस सर के ऑफ़िस में बैठता था, चाय-कॉफ़ी पीता था और सर से बस उनकी कहानियाँ सुनता रहता था। और ऐसी छोटी-छोटी कहानियाँ कि मतलब एयरफोर्स कितनी अलग होती है आर्मी से। जी। मतलब आर्मी में सब लोग एक पैक में जाते हैं साथ में। उनके मैप्स 3D मैप्स होते हैं बिकॉज़ वो एक टेरेन के अगेंस्ट चलते हैं। एयरफोर्स के मैप्स 2D मैप्स होते हैं क्योंकि आप ऊपर से देखते हैं। एयरफोर्स में एक आदमी अकेला जाता है एक जेट के अंदर, यू नो आप एक पैक नहीं है आपके साथ, तो इसलिए वॉर क्राइज़ नहीं होती एयरफोर्स में। तो ऐसे छोटे-छोटे जो डिफरेंसेस थे, जो छोटी-छोटी बहुत सारी एयरफोर्स का ह्यूमर एक अलग लेवल का ह्यूमर है जो सर का भी है काफ़ी हद तक और बहुत डिफरेंट है। तो मुझे उस चीज़ ने बहुत अट्रैक्ट किया कि हमने एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स का कल्चर है, उसकी कहानी नहीं देखी है और इंडियन एयरफोर्स की कारगिल वॉर की कहानी भी नहीं देखी है और मुझे लगा शायद ये दोनों चीज़ मिल के अगर हम इसे पूरी तरह कहना चाहेंगे तो हमें एक शो लगेगा। हमें 2 से ज़्यादा घंटे लगेंगे, एक मूवी से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने सर को सजेस्ट किया कि हम ये करते हैं। फिर मैं नेटफ्लिक्स के पास लेके आया, मैंने सर को बोला कि अगर नेटफ्लिक्स बनाएगा तो ही ये बन पाएगा बिकॉज़ ऑफ द स्केल एंड द बजट दैट इट नीड्स। सो मैंने पहली बार तान्या को सुनाया तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं था। तो तान्या ने बोला कि अभिजीत दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। कुछ 15-20 पेज लिख के भेजोगे क्या व्हाट द स्टोरी इज़ गोइंग टू बी? तो हमने फिर बहुत 50-60 फाइटर पायलट से, एक्चुअल एयरफोर्स वेटरन्स से, जिन्होंने पार्ट लिया था सफ़ेद सागर में, उनसे बात की और वो लिखते-लिखते वो 200 पन्ने का हो गया, वो डॉक्यूमेंट जो हमने नेटफ्लिक्स को सबमिट किया। जैसे ही वो सबमिट किया मैं खुद बहुत घबरा गया। मतलब एक तरफ वो एंटिसिपेशन था कि नेटफ्लिक्स विल कम ऑन बोर्ड और नॉट, दूसरी तरफ ये डर था कि ऐसा मैंने या हमने या इंडिया में ऐसा पहले कभी कुछ हुआ नहीं है, तो हम हाउ विल वी ब्रिंग इट टू लाइफ? सो व्हाइल नेटफ्लिक्स वाज़ एक्सप्लोरिंग कमिंग बैक ऑन सेइंग हाँ, हम ये करेंगे, मैं संजय सर और सरिता मैम के पास आया। मैंने बोला सर हमने इतना बड़ा कभी भी कुछ किया नहीं है। विल यू प्लीज़ रीड दिस? सर एंड मैम रेड इट इन अ डे एंड केम बैक एंड सेइंग ऑफ कोर्स वी विल डू दिस। लवली। एंड देन आगे की कहानी सर, आगे का चैप्टर सर। आगे देखिए तो जब अभिजीत और कुशल आए और उन्होंने दिया, सरिता और मैं, यू नो, वी रेड द बाइबल था पर 200 पेज का था, तो बहुत एक्साइटिंग था। और शुरू से यू नो एक जब फाइटर प्लेन आपके सर के ऊपर जाता है ना, आप सब छोड़ के you watch it in you watch it. Yeah. That's the awe of Air Force and a fighter plane and a fighter pilot. True. And you know there was no way we would ये इस मौके को हम हाथ से जाने देते। एंड उसके बाद जब नेटफ्लिक्स भी आए तो नेटफ्लिक्स का भी थोड़ा कंफर्ट था क्योंकि हमने जस्ट कुछ महीने पहले ही IC-814 डिलीवर किया था, जो अगेन बहुत बड़ा शो था, यू नो, मतलब शूट और स्केल और उसमें, बट कंपेयर टू दिस, इसके कंपैरिजन में वो फिर भी छोटा था। तो वहाँ से फिर हम लोग की जर्नी शुरू हुई।
नेटफ्लिक्स ऑन बोर्ड आए। सिद्धार्थ, आपकी पहली फिल्म ही इतनी रिवोल्यूशनरी थी, आई रिमेंबर। तब जो यूथ वो मूवी देखी थी एंड देन दे वर आल्सो रिमाइंडेड ऑफ देयर ड्यूटीज फॉर देयर कंट्री। प्लीज टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर इन ऑपरेशन सफेद सागर। क्या चीज़ें थी विच यू लव द मोस्ट, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सीन, इफ यू कैन टॉक समथिंग अबाउट दैट। आई थिंक कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसी होती हैं और बहुत कम होती हैं जो जितने लोग और जितने बड़े दिग्गज लोग उन पे काम कर लें, उन सबको मिला के भी उन सबसे बड़ी होती है। जी। ये ऐसी एक प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट में मुझे इन्होंने एक हिस्सा बनाया, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और रही बात मेरे किरदार की, जो आई ऑलवेज फाइंड इट, मैं झिझकता हूँ इस वर्ड से, किरदार या कैरेक्टर, क्योंकि ये फिक्शन नहीं है। दिस इज अ रियल पर्सन हु लिव्ड एंड डाइड फॉर द कंट्री। I find it to be the biggest gift of my acting career, if you can call it that, कि मुझे एक ऐसा जिम्मा मिला कि I could learn to learn a person's story well enough, उनके अंदर जो इंसानियत थी, क्योंकि मैं सिर्फ वर्दी पहनने से फौजी तो बन नहीं पाऊंगा और मिग के अंदर बैठने से मैं पायलट नहीं बनूंगा, तो मेरी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। I just wanted to try and create a real human being आउट ऑफ वॉट एवर आई वॉज गिवन, एंड उसमें आधा काम तो इन्होंने पहले से कर दिया था। जो जैसे हमेशा जिमी पाजी बोलते हैं कि जो स्क्रिप्ट पढ़ते ही मोस्ट ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी देयर, और ही सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, वी आर द फर्स्ट ऑडियंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, सो जिमी एंड आई वर प्रोबब्ली द फर्स्ट पीपल टू सी सफेद सागर एज, बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस एज एक्टर्स एंड हाउ मेनी फिल्म्स वी हैव सीन फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन। तो उसे पढ़ते ही एक तो बहुत क्लियरली मालूम पड़ गया था कि दिस इज नॉट अ रेगुलर प्रोजेक्ट, एंड मेरे काफी डाउट्स थे, क्योंकि मुझे रियल लाइफ हीरोज प्ले करना, आई डोंट पर्टिकुलरली लुक फॉर दैट काइंड ऑफ वर्क, आई प्रेफर फिक्शन, क्योंकि फिक्शन में आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो बोलते हो वही रोल है। यस। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो एंड ऑल्सो आई डिडंट नो देम, मैं पहले की आई हैव नेवर वर्कड विद एनी ऑफ देम बिफोर, सो आई डिडंट नो कि इनके इरादे क्या हैं, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू सेल पेट्रियोटिज्म ना, you know, it's very easy to sell it and to make a lot of noise, and it's been done a lot, but this is not that project. This is not something that's trying to exploit anybody's emotions. It's not a manipulative project. This is a very, very honest, they're just shedding light on a lesser known part of the Kargil war, क्योंकि मैं भी कॉलेज में था जब कारगिल वॉर, we all experienced it. He said it's the first televised war. It's a true thing. And I had heard Squadron Leader Ajay Ahuja's name when he was martyred. But apart from that, I didn't know about Operation Safed Sagar. So when I read about it, it was fascinating. And what was most fascinating is these people who were coming together to make it, whether it's Abhijit or Kushal or Oni or Sanjay sir or whoever. They all came in with the same intention कि बहुत सच्चाई से, बहुत शिद्दत से बनानी है, बहुत प्यार से बनानी है. And that's what drew me to it. And I was convinced by that. And having said that, इस project में हर दिन, या मैं बोलूँ हर episode equally challenging और equally memorable रहा है मेरे लिए. But nothing more than getting to play Squadron Leader Ajay Ahuja. And I am very happy that through me, I'll be able to show a whole new generation a real hero. Yeah. And I will always be grateful to them and to the universe for giving me this chance. Looking forward, it looks very authentic. To the producers again, casting बहुत ही amazing cast है, हर कोने कोने से actors हैं और साथ में आ रहे हैं, and looks very beautiful on paper. Like when we are watching also, कितना difficult, कितना easy था to get all of them. सबके instant yeses थे या फिर कोई एक actor से बहुत time लगा? तो मैं ये बता दूं कि कुशल और अभिजीत जी, वो इस शो के शो रनर और क्रिएटर हैं, इन्होंने क्रिएट किया है। तो कास्टिंग भी इसमें मेजर जो से था और कैसे ये कंस्ट्रक्ट होगा, ये पूरा कुशल और अभिजीत का कॉल रहता था अलॉन्ग विद ओनी। करेक्ट। तो ये सवाल का जवाब ओवर टू बोथ ऑफ यू द क्रिएटर्स। सर, जैसे आपने अभी सुना कि traveled through him to me to sir, I think this story chose its strings and its beats. तो जो भी इसमें आया जुड़ता चला गया। एक्चुअली मैं जब इस पूरी जर्नी को देखता हूँ, इसमें काफ़ी साल लग गए इस जर्नी में, तो आई लुक बैक एट इट एंड आई सी दैट इस कहानी ने अपने किरदार खुद चूज़ किए हैं।
मैं कह सकता हूँ कि मैंने चूज़ किया, बट आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट द स्टोरी हैज़ चोज़न इट्स कास्ट टू प्ले। एक शो बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। उसमें फ़िल्म बनाने से प्रोडक्शन वाइज़ ज़्यादा टाइम लगता है और उतने टाइम ना कमिटेड रहना उसके बीच में आप जाते हो और चीज़ें करते हो और शेड्यूल्स में आप बीच में कोई और फ़िल्म करते हो। वो लुक मेंटेन करना, वो उस फीलिंग में वापस आना हर स्पेस में बार-बार घुस के जब 1 साल शूटिंग चल रही है, वो बहुत मुश्किल काम होता है और हम बहुत ब्लेस्ड फ़ील करते हैं कि जितने भी लोग इसमें हैं, they all connected to the human aspect of their roles. Even if someone has lesser scenes or someone has more scenes, सबका एक आर्क है शो में और सबने उस आर्क के साथ, उसकी रियलिटी के साथ, उसके इमोशनल ट्रूथ के साथ कनेक्ट किया। एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स वर like mostly our first choices for the show, and all of them said yes very quickly. I mean the two sirs here, they did not change their look for over a year, which is also unheard of. बहुत मुश्किल होता है और ये तो मिलिट्री लुक, एक स्पेसिफिक लुक था। सर का तो बहुत स्पेसिफिक पगड़ी वाला लुक था विद दाढ़ी। मुझे याद है कि हमारा लास्ट का एक दिन कुछ बचा हुआ था पैच और सर ने उसमें भी 15 दिन का ब्रेक लेके वापस दाढ़ी सेम शेप में लाके ऑर्गेनिकली एक फेक दाढ़ी बना के सर ने मना कर दिया और वो लुक मेंटेन करके वो लास्ट दिन भी शूट किया। तो आई थिंक वो जो कमिटमेंट हमें मिला, मतलब पेज पे जो था, उससे हर इंसान ने अपने लेवल पे जो कनेक्ट किया और वो उसकी कास्ट बना। आई थिंक वो थोड़ा-सा मुझे तो काफ़ी ऑडियंट लगता है ऑनेस्टली। मुझे लगता नहीं हमने चूज़ किया है। और सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहो? कल सिर्फ जिमी पाजी के बारे में बोल रहा हूँ। मैं जो पहली फिल्म असिस्ट करी थी उसमें जिमी सर हीरो थे। तो उसके बाद मैं उनको हमेशा चेस करता रहा और वो बहुत अच्छे से बात करते थे। मैं अपनी एक वोडका डाइस प्रमोट कर रहा था तो उनके मुक्केबाज का प्रमोशन चल रहा था, वहाँ पे मिला तो उन्होंने बोला हाँ तो कुछ लिख तो सही। उसके बाद मैं इंस्टा पे, मोबाइल पे हमेशा से मेरी बात होती रही। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, सिद्धार्थ सर, जिमी सर और जितनी भी कास्ट है, उन्होंने उस चीज़ को निभाया जो एयरफोर्स का डेकोरम है उसको मेंटेन किया और सबने एफर्ट लगाया। हम लोग ने सबका ट्रेनिंग कराया एयरफोर्स के ग्राउंड पे जाके। तो फिजिकल किसी ने ऐसा नहीं बोला कि हम इसके लिए टाइम नहीं देंगे, चाहे वो सीनियर्स हों चाहे यंगस्टर्स हों। तो और मैं एक और बात बता दूं कि जब हमने शुरुआत की थी उसके पहले से इन लोगों का काम शुरू हुआ पड़ा था। तो जब मैं कुशल सर से पहली बार मिला तो अभी उनका लुक बदला हुआ है। उस टाइम वो फिल्म मेकर लग रहे थे, अभी वो एयरफोर्स वाले लग रहे हैं। तो मैं इस बात का शुक्रगुजार जताना चाहता हूँ कि उन्होंने इनको कास्टिंग में नहीं घुसाया और एक्टर्स को मौका दिया, क्योंकि अभी वापस मिसाइल बन के वापस एयरफोर्स की जाने की तैयारी लग रही है मेरी। हाँ। जिमी सर, हमेशा हम यंगर एक्टर से पूछते हैं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद स्टॉलवर्ट्स लाइक यू जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं। इधर जो एनर्जी है, द 4 यंग बॉयज हु आर प्लेइंग द टीम, दे आर फ्लाइंग द जेट्स, उनके साथ काम करके हाउ वाज द एनर्जी ऑन द सेट? और क्या डिड इट रिमाइंड यू ऑफ योर अर्लियर डेज जब आप मोहब्बतें या दिल है तुम्हारा के लिए शूट कर रहे थे? क्या आपको उनको देख के कुछ अपने पुराने दिन याद आए? बिकॉज आते हैं जी। पुराने दिन याद तो आते हैं, खुद के भी पुराने दिन याद आ जाते हैं। ऐसे क्योंकि मैंने मिक्स में पहले भी 2001-2 में शूटिंग की है मिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो वही दिन याद आ रहे थे कि कैसे हम उस टाइम पे हमें ट्रेन किया गया था, कैसे वो लैडर चढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो वो सारी बातें सब याद आई। बाकी यंग जो पूरा गैंग है हमारा, बड़ा मज़ेदार गैंग है। अभी आएंगे आप मिलेंगे उन लोगों को और सब यूनिक हैं, अपने अपने मल्टी टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने, क्या कमाल का इस शो में काम किया है और हर किरदार को आप याद रखेंगे। एंड आई थिंक इट वाज ऐसी चीज़ें तभी हो पाती हैं जब सब लोग मज़े लेके काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसे भी सिचुएशन हो, कैसा भी वेदर हो, कैसा भी कुछ हो, लेकिन आप लोग जब आपके साथ में काम करने वाले अच्छे होते हैं ना और मज़ेदार होते हैं तो वो दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। And it eventually reflects on screen also जब टीम ऐसी हो। I'm sure it does, yeah. And signing off, मैं बस आपसे एक और सवाल पूछूंगा जाते जाते। मैसेज टू द पीपल हु वुड बी वाचिंग, स्पेशली द यूथ, कि आप क्या चाहते हैं कि वो उनका टेक अवे हो आफ्टर वाचिंग ऑपरेशन सफेद सागर, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बड़ा सिंपल है। आई थिंक अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो जोश, वो जज्बा है कि आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत कमाल की लाइफ है। और अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आप
आपकी कैपेबिलिटीज़ सारी हैं, जैसे एयरफोर्स में आई साइट का बड़ा इम्पोर्टेंट जी रोल होता है वो होना, और अगर उस तरीके से एक इंटेलिजेंस होती है, एक कई लोग जैसे इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे होते हैं, Tech ऐसी में, ऐसी चीज़ें बिल्कुल। होती है, बहुत सारे बेसिकली अगर आप केपेबल हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। हम लोग तो अब शूटिंग के टाइम पे जाते हैं बेस और देखते हैं, हम लोग को देखने का मौका मिलता है और वो सब होता है, तो हम बता सकते हैं लोगों को कि यार क्या लाइफ है, क्या डिसिप्लिन और क्या मज़ेदार, मतलब, और सारे हीरोज़ वहीं से निकलते हैं। I wish you all the best for this project, and I wish it becomes as big as any other project on Netflix. And looking forward. Thank you. Thank you so Thank you. much. Thank you very much.